नमस्कार, मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। शिवम गंधर्व नाम है हमारा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के सेशन में मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जो 11th क्लास के हैं और 12th क्लास में मूव कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों की यह संशय है कि सर 11th क्लास उनकी उतनी अच्छी नहीं गई जितनी एक्सपेक्टेड थी। एज अ रिजल्ट वो कुछ टॉपिक उनके 11th क्लास के वीक रह गए हैं। क्या उनका प्रभाव 12th क्लास पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ठीक है। और समय कम रह गया है 12th शुरू करने के लिए, बट 11th का भी पोर्शन बाकी है। तो कितना पोर्शन 11th का करें कि 12th क्लास आपकी सेफ हो जाए, 12th क्लास में आप अच्छा परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो 11th क्लास के हैं वो 12th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग दोस टॉपिक्स। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले बात करते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन। Okay, so let's talk about units and dimension. तो यूनिट और डायमेंशन जो है वो अपने आप में एक छोटा सा टॉपिक है, बट इसका रोल उतना छोटा नहीं है जितना छोटा ये टॉपिक है। आपको 11th क्लास में यूनिट और डायमेंशन का एक छोटा सा पार्ट करना पड़ेगा जो आपकी 12th क्लास में हेल्प करेगा। दैट इज टू कैलकुलेट द डायमेंशन। आपको हर एक फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि इसी साल 12th के पेपर में जो इंडक्टेंस है उसका डायमेंशन पूछ लिया था। ठीक है, तो आपको चाहे वो सारी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की हो, आपको सारी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी आनी चाहिए। बस इतना आना चाहिए यूनिट और डायमेंशन से। ठीक है, उसके बाद सेकंड है मोशन इन 1D। मोशन इन वन डायमेंशन। तो देखो बच्चों, मोशन इन वन डायमेंशन इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th क्लास, क्योंकि 12th क्लास में आप ये पढ़ेंगे कि जब भी किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं या थ्रो कर देते हैं, सो दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स के प्रभाव में वो एक मोशन करेगा। तो मोशन जब वो मोशन करेगा तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंदर कैसे मूव करता है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मोशन वन डायमेंशन का वो क्या है? थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहां पर लिख देता हूं, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन। सो वन इज v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as शुड बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। इन तीनों के ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। इन तीनों के ही एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं, राइट। दूसरी चीज जो है आपको मोशन वन डायमेंशन में जो कि कैरी करनी है, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि dx बाय dt से क्या मिलती है आपको? वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलता है आपको? एक्सेलरेशन। या फिर एक्सेलरेशन को आप ये भी लिख सकते हो, इट इज v dv बाय dx। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी, क्योंकि जिस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशंस 11th क्लास में होती है वैसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन 12th क्लास में भी होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे x को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आता है वेलोसिटी, उसी तरीके से जब आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जैसा 11th में होता है वैसा ही कुछ कुछ 12th में होता है। सो यू नीड टू नो द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, राइट। तो डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, साथ में आपको इंटीग्रेट करना भी आना चाहिए। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, राइट। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है आपको इतनी चीजें उसमें से ध्यान होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप बस ये याद कर लो, ऐसा कुछ रटने वाली चीज नहीं है। यू नीड टू प्रैक्टिस, राइट। आपको बहुत ज्यादा इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले चैप्टर की, विच इज वेक्टर्स। तो वेक्टर में आपको कितना आना चाहिए? ठीक है, वेक्टर के आपको एप्लीकेशंस आने चाहिए। एप्लीकेशंस, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो वेक्टर्स में आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर्स के बाद हम बात कर लेते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की।
लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने आने चाहिए, FBD। क्योंकि देखो बच्चों, जिस तरीके से आप मैग्नेटिक फोर्स किसी वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करके अपना मोशन कैसा करेगा, इसके लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स आने चाहिए। ओके, सो यू नीड टू नो द फ्री बॉडी डायग्राम्स। इसके बाद आपको ऑल 3 लॉज ऑफ मोशन आने चाहिए। लॉस ऑफ मोशन आपको आने चाहिए। इसके बाद बच्चों, जो बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट है वो नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्प्रिंग फोर्स है वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं भी आती तो भी दिक्कत वाली बात नहीं, स्प्रिंग का 12th क्लास में उतना ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। बट फ्री बॉडी डायग्राम्स आपको मस्ट हैं, ये तो आने ही चाहिए। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं वर्क पावर एनर्जी। जो 5th चैप्टर है आपका, जो भी अगला चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए, वर्क पावर एनर्जी में आपको नंबर 1 वर्क एनर्जी थ्योरम आनी चाहिए, जो ये कहती है कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहे हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या आपको आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, WET में शॉर्ट में लिख रहा हूं। और सेकंड आपको क्या आना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में रिलीज कर देते हो, जहां कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और इसी चीज को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड इट वुड रिमेन सेम इफ देयर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको आना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, COME, WET, वेट, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये पार्ट, ये फोर्स एंड वर्क पावर एनर्जी से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पावर का भी कॉन्सेप्ट आना चाहिए, क्योंकि पावर जो होता है वो पूछ लिया जाता है कई बार, इलेक्ट्रिसिटी में पावर होता है, सो यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा वो है सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद जो आता है रोटेशन मोशन। तो रोटेशन की अगर मैं बात करूं, रोटेशन मोशन जो हमारा चैप्टर है, रोटेशन मोशन में आपको एक तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क, नंबर 1। दूसरा, आपको कुछ चीजों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी आनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालनी आती तो सिर्फ आप याद भी कर सकते हो, जैसे एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सो यू नीड टू नो दिस, ठीक है। रोटेशन चैप्टर में आपको इतना ही, शुक्र है ये चैप्टर हालांकि बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं जी और नीट की बात करूं तो रोटेशन इज डिफिकल्ट, बट 12th में अगर आप जा रहे हो तो रोटेशन में बस आप टॉर्क कॉन्सेप्ट जाने और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट जाने, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एज इट इज, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जिस तरीके से दो ऑब्जेक्ट्स के बीच एक ग्रेविटेशन फोर्स लगती है, उसी तरीके से दो चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। तो ग्रेविटेशन का बेसिक मतलब आपको आइडिया है, तो फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट जब अट्रैक्ट करते हैं तो मोशन कैसा करते हैं, बेसिक आइडिया, मतलब नहीं भी आता है तो चलेगा, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इसके बाद सेकंड बुक में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है फॉर 12th, दैट इज SHM। SHM में भी आपको टाइम पीरियड निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं 8th इसको नाम दे रहा हूं, दैट इज SHM। तो SHM में आपको क्या करना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ओनली टाइम पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको करना है, ठीक है, ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम पीरियड। उसके बाद लास्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है वेव। थर्मोडायनेमिक्स जो है वो 12th क्लास के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप थर्मोडायनेमिक्स 11th में अगर आप 11th कर चुके हैं तो उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन 12th, ठीक है। हाँ, वेव जो है, वेव में आपको वेव की इक्वेशन आनी चाहिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ वेव। जो इक्वेशन ऑफ वेव है ना, y इज इक्वल टू a sin k x प्लस माइनस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि यही सेम इक्वेशन जो 12th क्लास का चैप्टर है
EM वेव उसमें भी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो जो ये टॉपिक है ये आपको 11th क्लास के 12th क्लास के लिए प्रिपेयर करने हैं, और उस टॉपिक्स में भी मैंने ये बता दिया कि कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू कैरी फॉर योर 12th क्लास। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, प्लीज चैनल को फॉलो जरूर करें।